रिकॉर्ड। साथियों, नमस्कार। आज मैंने विधायिका से संबंधित एक कोटेशन लिया है। सबसे पहले मैं एक कोटेशन आप लोगों के बीच रखता हूँ। विधायिका जो स्वयं अपराधियों के संरक्षण पर निर्भर है, वह अपराध नियंत्रण के ठोस उपाय लागू नहीं होने देगी। अनावश्यक या मामूली अपराधों को गंभीर घोषित करके गंभीर अपराधों को मामूली श्रेणी में रखवाने में यह लोग पूरी तरह कुशल और सफल है। विशेष रूप से अपराध नियंत्रण के लिए विधायिका जो नीति अपना रही है, उस नीति पर चर्चा है। विधायिका की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज में अपराध पर नियंत्रण हो सके, समाज अपराध मुक्त होने चाहिए। और जब अपराध मुक्त होगा तो व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज सब जो है भय मुक्त हो जाएंगे। हम लोग भय मुक्त समाज, शोषण मुक्त समाज का नारा तो लगाते हुए बहुत सुनते हैं, लेकिन भय मुक्त होगा कब? जब अपराधी नहीं रहेंगे। किसी शरीफ का, किसी सज्जन का, किसी को कोई भय नहीं। यदि किसी का भय है तो वह है समाज विरोधी कार्य करने वाले लोगों का, यानी अपराधियों का। और जो व्यक्ति इन अपराधियों के ऊपर ही निर्भर रहेगा, उसके संरक्षण के बिना ना ये चुनाव जीत पाएंगे और ना हमारे नेता बन के खड़े हो सकेंगे। वो चुने ही नहीं जाएंगे। यानी विधायिका के सदस्य वो अपराधियों को संरक्षण देने के लिए विवश हो जाते हैं। यदि उनका संरक्षण नहीं हो तो ये विधायक चुने ही नहीं जाएंगे। इसलिए क्योंकि इनकी निर्भरता उनके संरक्षण पर निर्भर करती है, तो वो ऐसी नीति नहीं बना सकते हैं, अपना सकते हैं, या ऐसा कानून वो नहीं बनाएंगे जिससे कि वास्तविक अपराधी उन पर नियंत्रण हो सके। इसके एवज में वो आंखों पर धूल झोंकने की बात जैसी है कि हम बहुत कानून बना रहे हैं, अपराधियों को नियंत्रित कर रहे हैं। तसल्ली देने के लिए जो गंभीर अपराध है उसमें बड़ी सरलता से उनको ऐसा हल्का केस दर्ज होता है, ऐसी हल्की धाराएं उस पर लागू होती हैं कि उसे बड़ी आसानी से जमानत मिल जाता है। और जो सचमुच में अपराध है ही नहीं, वह तो व्यक्ति आदतन उस कृत्य को करता है, समाज में आज से नहीं हजारों साल से प्रचलित है, वो उसका उपयोग करता है, तो वह बड़ा भारी अपराधी हो जाता है। जिंदगी भर उसकी जमानत नहीं होती है और बेचारा जेल में सड़ते रहता है, जबकि वह वास्तविक अपराध नहीं है। क्योंकि अपराध की परिभाषा से भी ये लोग वाकिफ नहीं हैं। अपराध
तब तक कोई कृत्य नहीं गिना जाएगा जब तक कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले, जब तक वह दूसरे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, यानी चोरी, डकैती, लूट, शक्ति का प्रयोग, गुंडागर्दी, छीना झपटी, बलात्कार, हिंसा, ये सब जो है वो अपराध हैं, क्योंकि इसमें किसी न किसी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार का हनन होता है। यदि इसे अपराध समझ करके इन्होंने इनके नियंत्रण का कोई प्रयास किया होता या कठोर दंड व्यवस्था बनाई होती, तब तो चोरी करने वाले, बलात्कार करने वाले, हिंसा करने वाले, गुंडई करने वाले, ये सब नियंत्रित होते, जेल के अंदर होते, उनका मनोबल टूटता, अगली पीढ़ी अपराधी बनने को ना सोचती। लेकिन हत्या जैसे मामले में भी बहुत आसानी से उनको जमानत मिल जाता है। लेकिन छेड़छाड़ के मामले में उसे जमानत मुश्किल होता है उसके लिए। वो गैर जमानती वारंट उस पर लागू हो जाता है। प्रमाणित करने का जो इन्होंने उपनीति अपनाया है, तो महिला केस से संबंधित कोई केस है तो वो हमें ही प्रमाणित करना पड़ेगा, और कहीं कहीं तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कर देने की जरूरत है। लोग अपने आदतन गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, अपना जीवन जीते हैं, उसने किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं किया। लेकिन गांजा पीने के केस में वो जमानत जीवन भर नहीं है उसको उपलब्ध, जबकि वह कोई अपराध नहीं है। इसी तरीके से वन संबंधी क्षेत्र में भी जाइए, देखेंगे, देखते हैं कि जरूरत के हिसाब से भी किसी ने पेड़ काट दिया, सुरक्षा के लिहाज से कोई पशु मर गए या मार दिया गया, घर में घुस करके पशु आक्रमण कर रहा है, घर में घुस करके हाथी कुचल रहा है, लेकिन ना उसमें उस तरीके की मुआवजा है और ना ही ऐसा कोई प्रावधान बनाया गया है। ये जितने भी गैर जमानती वारंट तक की स्थिति बनाई गई है, वो ऐसे केस हैं, ऐसे मामले हैं जो समाज से जुड़ा हुआ मामला है, सामाजिक विषय है। लेकिन समाज के विषय में भी, सामाजिक में भी इन विधायी शक्तियों ने दखल दिया है। दहेज लेना देना वो एक सामाजिक परंपरा है, दो परिवारों के बीच वह आपसी समझौता है, लेकिन वह बहुत बड़ा क्राइम बना दिया गया है। तो आज जो हम इस कोटेशन पर बातचीत कर रहे हैं, हम लोग इस पर ही ध्यान देंगे कि सरकार ने, यानी विधायिका ने, जो स्वयं इन अपराधियों के संरक्षण पर निर्भर हैं, वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाते हैं जिससे वास्तविक अपराधी के ऊपर नियंत्रण किया जा सके, वह नियंत्रण में रहे।
बल्कि उसके विपरीत वह ऐसे कानूनी तामझाम खड़े कर देते हैं। और उन्होंने कर दिया है, कर देते हैं नहीं, कर दिया है उन्होंने, कि जो सामाजिक रूप से भी यदि व्यक्ति रह रहा है, किसी के अन्य के मामले में दखल नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वह अपराधी हो जाता है। और कानून तो ऐसा भी बन गया है जिसमें शायद ही कोई व्यक्ति अपने को निर्दोष सिद्ध कर सके। उसका जीवन दोषी है, कानून के नजर में व्यक्ति दोषी है। और अपराधी खुलेआम है, वह सफल है, वह अच्छी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन शरीफ डर कर जीने में के लिए विवश है। तो आज मैं अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूँ, और अब आप साथियों से भी आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर आप अपनी बात रखें कि इस तंत्र में विधायिका के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, जिससे अपराधी खुलेआम हैं और जनता का जीवन वो हराम है, जीना भी उसके लिए संकट है। इस विषय पर आप लोग अपनी अपनी बात रखें, ताकि चर्चा को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो। जी। उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं को प्रणाम। जी। भैया जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। जी भैया जी, इस विषय में मेरा मानना ये है कि विधायिका के पास शक्ति तो ज्यादा नहीं है, पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वच्छंद होकर के मिलकर के स्वच्छंद हो जाते हैं। मतलब धूर्तों के साथ गुलाम मिल गए तो वो समाज में जो नियमों को लागू करने की प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचाते हैं और कानून को सही तरीके से लागू नहीं करते हैं। पहली एक समस्या ये है। दूसरी समस्या है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ है। इस न्यायपालिका को मेरे अनुसार भंग कर देना चाहिए। ये जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायित्व क्या है उसको बिल्कुल पूरी तरह समझाना चाहिए। अगर उस दायित्व की वो पूर्ति करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें उस पद से हटाया जाना चाहिए या हट जाना चाहिए, अगर वो स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर पा रहा है। अगर अब बात आती है स्वतंत्र, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होकर काम कर रही है, उसमें बाधा बनते हैं कपिल सिब्बल जैसे वकील, माने जो ओछी मानसिकता रखते हैं, जो समाज के हित में बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए वो दलीलें देते हैं, उनका पक्ष रखते हैं। जैसे कसाब के उसमें कोर्ट रात को 12 बजे खुल जाता है और उस पर अदालत संज्ञान लेने के लिए ऑटोमेटिक बुला ली जाती है। सब चीजें बिल्कुल अपराधी के हिसाब से होती हैं। तो जो हमारे सामाजिक सरोकार से संबंधित न्याय के भिक्षुक व्यक्ति हैं और समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज में चाहते हैं कि शांति और सौहार्द बना रहे, उसके लिए अदालत समय ही नहीं देती है, केस सुनती ही नहीं है। पहले तो अपील करते रहिए, बर्डन बढ़ा क्यों है? क्योंकि जज भी चाहते हैं कि हमें कहीं से किसी वकील के थ्रू माध्यम बना करके, क्योंकि जज भी बिना वकीलों के आजकल फैसला नहीं दे रहे हैं, क्योंकि संविधान का पूरी पूरी तरह वो अवलोकन करते नहीं है और उसको किस किस प्रकार से, किस कानून को, संविधान के किस अनुच्छेद को किस प्रकार से लागू किया जाए, ये भी बहुत सारे जजेज ऐसे हैं जिनको उनका ज्ञान भी नहीं है। और वकील से सलाह लेकर के, जैसी वकील उनको सलाह देता है उस हिसाब से, क्योंकि वकील एक प्रकार से उनका बिचौलिया हो गया है, तो जो वकील जिसका पक्ष रखता है, जज भी उसी के फेवर में फैसला दे देते हैं। अब इसमें दूसरा पक्ष ये आता है कि अपराधी
अपराधियों को संरक्षण विधायक या हमारे जनप्रतिनिधि देने लगे हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है वो समाज रहा नहीं है, वो विखंडित हो गया है, वो परिवार बन गया है, परिवार से भी नीचे आ गया, व्यक्ति बन गया है। जब व्यक्ति परिवार व्यक्ति का संरक्षण करता है तो ऊपर जाके जितनी भी लिंक जुड़ी हुई है एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, और वो व्यक्ति स्वच्छंद होकर के काम करने लगता है, अपनों अपनों के लिए काम करता है। अर्थात जहाँ कोई सज्जन व्यक्ति या समझदार व्यक्ति सामने पड़ता है, उसको असामाजिक तत्वों से जो प्रेरित करता है और उनसे प्रताड़ित करवाता है, उनका उनको स्वाभिमान से जीने के लिए वो छोड़ता ही नहीं है। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसका फेवर करें या उसके खिलाफ कुछ बोले ही ना। ऐसा है इसके लिए, क्योंकि न्याय प्रक्रिया हमारी गड़बड़ है। इसका दो उदाहरण आते हैं हमारे सामने जिनके जीवन से मैं परिचित हूँ। एक पान सिंह तोमर, जो सेना के और बेहतरीन धावक थे, दुनिया के सबसे अच्छे धावक थे। हिंदुस्तान का पहला धावक ऐसा दिया था हिंदुस्तान ने, जिसने दुनिया को चुनौती दी और उसको सफल चुनौती देने में सफल रहा। तो वो डकैत क्यों बना? सेना का एक सिपाही था। जब उनके परिवार में जमीन के विवाद विवाद को लेकर के संघर्ष हुआ, तो पूरे प्रशासन ने उस व्यक्ति की मदद नहीं की। समझदार था, शरीफ था। जब उसकी मदद नहीं की गई और उसके ही परिवार वालों ने, चाचा ताऊ ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो वो बागी होने पर मजबूर हो गया। तो वो अपने परिवार के ही कुछ लोगों को मार करके और जंगल में कूद गया, डकैत हो गया। दूसरा उदाहरण आता है सामाजिक अपराध का, जिसमें हमारे बगल के ही गांव का एक अ, कुशवा परिवार था, काछी परिवार था। वो बैलों का व्यापारी था, और जब उसके साथ गांव के दूसरे वर्ग के लोगों ने इज्जत से जीने लायक उसे नहीं छोड़ा, महिलाओं के साथ अभद्रता की, व्यभिचार किया, तो वो बेचारा मजबूर होकर के जंगल में कूदने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि उस वर्ग को जिसके कारण वो जंगल में कूदा था उन्हें सजा नहीं दे पाया, सजा नहीं दे पाया, जंगल में कूद गया। अड़ोस पड़ोस में सभी को परेशानी हुई, बहुत लोगों को उसने मारा, परेशान भी किया, क्योंकि जंगल में कहाँ से भोजन की व्यवस्था हो। तो एक पूरा नेटवर्क चलता था, और उसके साथ हरि सिंह काछी उसका बड़ा नाम रहा। तो ये अपराध अपराध के लिए हमारे समाज ने उसको मजबूर कर दिया। तो समाज है ही नहीं आज, परिवार है। और जिसका परिवार मजबूत होगा, अर्थात सबसे पहले हमें अपने परिवार में संगठन की आवश्यकता है। अगर हम संगठित होंगे, परिवार संगठित होगा, तो सामने वाला हमारी शक्ति को आंकेगा और हमारे साथ दुर्व्यवहार या अपराध करने की सोचेगा भी नहीं। तो सबसे पहले अपराध मुक्त करने के लिए समाज के लिए परिवार पहले मजबूत होना बहुत जरूरी है। शक्ति संचय परिवार के पास, परिवार में यूनिटी बहुत आवश्यक है। ये तो न्यायपालिका और हमारे समाज के उदाहरण हैं कि एक न्यायपालिका से परेशान होकर के व्यक्ति अपराधी बनता है, दूसरा समाज से परेशान होकर के व्यक्ति अपराधी बनता है, तीसरा इनका प्रश्रय होता है। ये व्यक्ति को अपना गुलाम बना करके और लोग अपना मंतव्य सिद्ध करने के लिए उसको अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, अर्थात जो समाज में नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपना स्वयं का व्यक्तिगत उनका प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, और समाज को बरगला करके अपनी बात अर्थात अपराध के द्वारा अपने को समाज का नेता सिद्ध करने पर मजबूर मजबूर कर देते हैं। तो ये तीन फैक्टर अपराध प्रवृत्ति को प्रेरित करने के लिए आपके सामने मैंने रखे हैं। आगे हमारे और भाई ब्रजेश भाई हैं, रामराज साहू जी भाई हैं, मदन आर जी, सब लोग आप अपने अपने विचार रखें। धन्यवाद। तो ताती जी, इस विषय पे मैं थोड़ा रखना चाहूंगा। रखिए रखिए जी। जी देखिए, न्याय की जब हम बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं,
और अपराध और नैतिक में अंतर की बात करते हैं, तो पहले तो जब मैं भारत की प्राचीन व्यवस्था को देखता हूँ तो एक लेखक मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा एक कहानी लिखी, पंच परमेश्वर। उसमें वो न्याय के बारे में बताते हैं कि न्याय की गद्दी पर वो जो बैठता है तो उसको सिर्फ न्याय ही ध्यान रहता है कि मुझे न्याय करना है, वो पक्ष विपक्ष नहीं लेता है उस पद पर बैठने के बाद। दूसरा हम देखते हैं कि राम राज्य की जब बात करते हैं, यहाँ अन्य राज्यों की बात करते हैं, तो वहां पर भी न्याय को ऐसी प्राथमिकता दी जाती है कि लोग कुछ पूछते हैं कि आपने सीता जी का त्याग क्यों किया, तो वो कहते हैं पिता ने नहीं किया है, पति ने नहीं किया है, राजा ने किया है, राजा का धर्म प्रजा का धर्म अलग है। अर्थात अगर मैं उस गद्दी पे बैठा हूँ, न्याय की गद्दी पे, तो मेरा अगर अपना हाँ, पुत्र भी सामने आएगा तो मैं उसे दंडित करूंगा। उसको ज्यादा दूर जाना है ना। ऐसी व्यवस्था मुझे दिखाई देती है कि न्याय के मामले में भारत में ऐसी व्यवस्था रही है कि न्याय को प्राथमिकता से लिया गया है। या फिर हम तुलसीदास का वो सॉरी कालिदास की पुस्तक देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। या कालिदास की पुस्तक हम देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें वो लिखते हैं कि रात के 3 बजे के आसपास माता गौतमी आती हैं और सिपाही से कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। तो सैनिक उत्तर देता है, कहता है कि अविश्वमोयम लोकतंत्र सर्वाधिकार, कि देवी ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि न्याय जिस समय आपको चाहिए उस समय आपको मिलेगा। यानी न्याय को कितना त्वरित रखा गया और कितना प्राथमिकता से लिया गया। हालांकि वो प्रक्रिया अब संभव है भी नहीं, क्योंकि तब पॉपुलेशन कम रही होगी, जनसंख्या कम रही होगी। लेकिन न्याय की ऐसी विधाएं बनी थी कि छोटी छोटी इकाइयां भी जो है अपने आंतरिक मामले जो है वो छोटे स्तर पर सुलझा लिया करती थी। ऐसे न्याय की स्थिति थी। अभी मैं कल ही परसों का की चर्चा में मैं एक बात रख रहा था कि एक छेड़छाड़ का मामला आया था, जिसमें 1994 में किसी व्यक्ति ने छेड़ा था एक लड़की को। और जब छेड़ा था तो उसकी उम्र 20 वर्ष की थी, और अब आकर के उसकी उम्र 50 वर्ष हो गई है। लेकिन जब जज ने कहा कि जाओ अपराधी को पकड़ कर लाओ, तो वो 2004 में किसी का जन्म हुआ था, उसको पकड़ ले आए। यानी जिसने अपराध किया था उसकी उम्र तो 22 वर्ष, पकड़ के ले आए वो, उसकी उम्र 50 वर्ष, और ये पकड़ के ले आए 22 वर्ष के युवा को। तो मुझे लगता है कि गई गली है कि इसमें व्यक्ति को 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक तो न्याय मिल ही नहीं रहा है। और जो मामले वास्तव में ऐसे हैं जिनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सकता है, और जो व्यक्ति केस लेके जा रहा है वो भी जाते समय तो ये सोचता है कि मुझे न्याय मिल जाएगा, प्रसन्न रहता है कि शायद ये मामला निपट जाए। लेकिन कुछ समय बाद उसको यह अनुभव होने लगता है कि मैं एक बड़े ट्रैप में फंस गया हूँ। और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो तो केस लेके गया था, अब वो खुद केस में जो है फंस जाता है। यानी कि अब अपने वकील से कैसे पीछा छुड़ाए। तो मुझे लगता है कि वास्तव में ऐसी इतनी भयानक स्थितियां हैं न्याय व्यवस्था की, कि हम लोग कह सकते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था ऊपर से नीचे तक चौपट है। और न्याय के लिए जो है व्यक्ति सालों साल, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष लगातार दौड़ रहा है। एक केस तो यहां तक आया कि ये बनारस का या इलाहाबाद का एक केस है, जहां पर एक व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा हुई थी। और 14 वर्ष के बाद पता चलता है कि उसके डॉक्यूमेंट ही मिस हो जाते हैं, न न्यायालय के पास रहते हैं, न पुलिस के पास रहते हैं। वो 36 वर्ष तक वो व्यक्ति जेल में रहता है। बाद में जब डॉक्यूमेंट मिलते हैं, उसको निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है, ऐसा पागल हो जाता है, बोलता है कि मेरे को जेल में ही अब अच्छा रह रहा है, अच्छा लग रहा है, बाहर नहीं आना है। तो कैसे कैसे भयंकर ब्लंडर हमारे यहाँ जुडिशरी में किए जा रहे हैं। ऊपर से अनावश्यक मामलों को, जिनका न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, जनहित की याचिकाएं हैं, उनको सुनने पर न्यायपालिका बहुत अधिक ध्यान दे रही है। और वास्तविक जो आपराधिक मामले हैं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग केवल एक व्यक्तिगत संपत्ति की जगह पारिवारिक संपत्ति का अगर कंसेप्ट ले जाते हैं, तो संपत्ति से संबंधित अधिकांशतः मामले जो है वह समाप्त हो जाएंगे। या फिर दहेज के मामले हैं, परिवार के आंतरिक मामले हैं, शादी की उम्र के मामले हैं, बहुत सारे मामले तो ऐसे हैं जो न्यायालय ने खुद को ओवरलोड करके रखा हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर ये सारे मामले समाज को दे दिए जाए, छोटी छोटी इकाइयों को दे दिए जाए,
या फिर न्याय का भी अकेंद्रीयकरण हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि अर्थ का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि 1% लोगों के पास सत्ता है, उसका विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। लेकिन न्याय का विकेंद्रीयकरण या न्याय जो है छोटी-छोटी इकाइयों के पे लोकल लेवल पे ही किसी को कैसे मिल जाए, उस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी भारत में, ग्राम सभाओं की जो व्यवस्था थी, जहाँ पर लोकल बॉडी को कम से कम बहिष्कार के तो अधिकार दिए गए थे। इस भय से व्यक्ति असामाजिक काम करने से बचता था। तो वो भय भी जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसमें न्यायालय और विधायिका दोनों एक तरह से सहयोगी की भांति काम कर रही है। अंत में मेरा प्रश्न सिर्फ एक है कि यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिसको न्यायालय को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्या न्यायालय ऐसा नहीं कह सकती है कि हम ओवरलोड होते जा रहे हैं और आप लोग लगातार कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं? जैसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे हेलमेट के मामले हो गए या परिवार के आंतरिक मामले, महिला पुरुष के हो गए, तलाक के मामले हो गए। क्या न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि न्यायालय सीधे-सीधे विधायिका को ये कह दे कि हम मौलिक अधिकारों को लेकर के या कुछ विशेष कानूनों को लेकर के ही हम लोग जो है वो न्याय व्यवस्था में स्वीकार करेंगे, बाकी हम सबको रिजेक्ट कर देंगे। क्या न्यायालय को यह अधिकार है कि नहीं है? आप इस पे थोड़ा-सा स्पष्ट करिए। न्यायपालिका। ये कुछ है। हाँ बाबा बताइए। ब्रह्मर्षि जी बताइएगा, या आप जब टाइम मिलेगा आप बताएंगे कुछ। चलिए और बताइए आगे। बाबा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए। जी बाबा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आप कहिए। आवाज आ रही है ना, आप बताइए ना। हाँ बाबा, मैं ये सारी चीजें, ग्राम सभा आज है, ग्राम न्यायालय भी है, लेकिन इसको हाईजैक हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कर रखा है। हाईजैक कर रखा है मतलब ये निष्क्रिय हैं तो सभी, ग्राम न्यायालय भी है और ग्राम सभा भी है। वहां पर जो पहले पंचायत का प्रक्रम था, वो आज की डेट में इन विधायकों और सांसदों के द्वारा उस व्यवस्था को नस्तो नाबूद कर दिया गया है। वो इसको कार्य रूप देने ही नहीं देते हैं गांव में। अगर दो पक्षों में कहीं विवाद होता है तो वो गांव में नहीं निपटने देते हैं, वो उनकी चौखट पे जाकर के निपटे, क्योंकि वो उनके पाले हुए कुछ गुर्गे रहते हैं हर गांव में, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। ठीक है। तो ये नहीं, आज हमारे न्यायालय या ग्राम सभा को इतने अधिकार हैं, सरपंचों को पता ही नहीं है कि हमारे हमारे पास अधिकार कितने, इतने अधिकार हैं कि अगर कोई विधायिका किसी भी नियम को बना करके और उसको लागू करना चाहती है और वो अगर गांव के हित में नहीं है, तो ग्राम सभा बुलाई जाए और उस नियम को नकार दिया जाए और वापस भेज दिया जाए कि हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये ग्राम के या पंचायत के हित में नहीं है। तो वो विधायिका हमारी मजबूर हो जाएगी उस कानून को बदलने के लिए। ये किसी को पता ही नहीं है ठीक है। ऐसा। चलिए और और लोग बताइए। देखिए, मैं एक बात बता दूं माता प्रसाद जी, कि ग्राम सभाओं को जी बाबा। कार्यपालिक अधिकार सिर्फ दिए गए हैं। वो भी जी ज्यादातर बाबा। ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं कार्यपालिक। जी एक जी भी बाबा। विधायी अधिकार अभी तक नहीं दिया गया ग्राम सभाओं को। ये 29 अधिकार जी बाबा। संविधान में ग्राम सभाओं को घोषित किए गए हैं, दिए नहीं गए, एक भी नहीं। जी जी बाबा। कार्यपालिक अधिकार दिए हैं। कार्यपालिक मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव, जी लेकिन बाबा। हाँ, कोई कानून बनाने का कोई अधिकार ग्राम सभा को नहीं है।
चलिए और लोग बताइए, किसी को जिसको जानकारी हो। बाबूजी मेरा एक प्रश्न था, हाँ, क्या कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून को मना कर सकती है मानने के लिए कि हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं मान सक नहीं मना अभी तक तो हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। अगर कार्यपालिका किसी कानून को अस्वीकार कर देगी, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। लेकिन भाई अब क्या है कानून, वो ज्यादा इसके बारे में तो खोजबीन करनी पड़ेगी। बाबूजी थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, मेरा कहने का मतलब कार्यपालिका नहीं, मैं न्यायपालिका कहना चाह रहा था। न्यायपालिका मना कर सकती है? न्यायपालिका देखिए, वास्तव में संविधान के मुताबिक न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है संविधान के अनुसार। लेकिन वर्तमान समय में न्यायपालिका सब कुछ कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून बना दे रही है, न्यायपालिका कानूनों को रद्द कर दे रही है, न्यायपालिका अपने जज बिठा दे रही है। तो न्यायपालिका वर्तमान समय में सर्वाधिकार संपन्न हो गई है। लेकिन ये संविधान में नहीं है, संविधान के मुताबिक न्यायपालिका को इस तरह का अधिकार नहीं। मैं आपको दो लाइन में जानकारी दे दूं कि सन 51 के पहले भारत में लोकतांत्रिक संसद थी। 51 के पहले, 51 के बाद लोकतांत्रिक संसद को बदलकर संसदीय लोकतंत्र किया गया। 51 के बाद 73 के बाद फिर से लोकतांत्रिक संसद हुई। 75 में आपातकाल में व्यक्तिगत संसद हो गई और 85 के बाद भारत में न्यायिक लोकतंत्र हो गया। संसदीय लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतांत्रिक संसद तो रही ही नहीं। वर्तमान समय में न्यायिक लोकतंत्र चल रहा है भारत। एक बात आपको और जानकारी दे दूं, माता प्रसाद जी ने भी बताया, वो बात सही है कि भारत में करीब 30 वर्ष 40 वर्ष पहले एक कानून बना और उस कानून के अनुसार अंतर्गत ग्राम न्यायालय बनाए गए और ये निर्णय हुआ कि प्रति वर्ष कुछ न्यायालय बनाए जाएंगे। ये निर्णय हुआ। उन न्यायालयों की, ग्राम न्यायालयों की संख्या अभी तक 30-40 वर्षों में शायद 100 के आसपास हुई होगी, 100-150 जो हुई हो बस। तो ग्राम न्यायालय का कानून बना, लागू हुआ, लेकिन क्रियान्वित नहीं हुआ। ये आपको हम बता दें, हर साल एक दो कहीं ग्राम न्यायालय बन जाते हैं तो बन जाते हैं, नहीं तो नहीं बनते। इस पर जी भी, बाबा, आपने सही कहा। हाँ, इस पर भी किसी को जानकारी होगी तो बताइएगा। मैं जो अपनी जानकारी आपको बता दी है, मुझे भी अभी तक पता हाँ नहीं था, बाबा। ये मैं आपको बता दूं। मुझे ये नहीं पता था कि ग्राम न्यायालय कानून बना हुआ है। लेकिन अभी ये मामला कोई सुप्रीम कोर्ट में गया
और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने कितने ग्राम न्यायालय भी अभी तक स्थापित किए। तब हमको पता चला कि ग्राम न्यायालय कानून भी बना हुआ है। चलिए, और लोग कोई इस विषय पर। मुख्य जो आज का विषय है वो यही है कि हमारी विधायिका छोटे कानूनों में गंभीर दंड के प्रावधान कर रही है और गंभीर मामलों में तो वो उसके दंड छोटे हो जा रहे हैं। जैसे नाबालिग के साथ बलात्कार, इस मामले में बिना हत्या के भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। इसको बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया गया। तो मृत्यु दंड जिसमें है उसको और गंभीर बनाना चाहिए था, उसको गंभीर नहीं बनाया, इसको गंभीर बना दिया बहुत ज्यादा। अब इसका ये परिणाम हुआ कि जहां भी बलात्कार होते हैं, बलात्कार के बाद अगर महिला अकड़ जाती है तो हत्या हो जाती है। हत्या करना हत्यारे की नीयत नहीं है, मजबूरी है कि अगर हत्या नहीं करेंगे तो फांसी तो होगी ही हमको। हत्या कर दो, शायद बच जाए तो बच जाए। अभी आज उत्तर प्रदेश में पास हुआ है लव जिहाद। लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास होगा। तो फिर हत्या के लिए क्या होगा? हत्या के लिए भी आजीवन कारावास ही होगा। तो आप हत्या को और गंभीर बनाइए थे। लेकिन ये विषय कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग और इस पर चर्चा करेंगे तो और बातें खुलेंगी इस विषय में। जी आदरणीय। आप बताइए हाँ वकील जी। जी बाबू जी, जो अभी आदरणीय ब्रिजेश भाई जी ने प्रश्न किया था कि क्या न्यायपालिका कोई भी एफआईआर रद्द कर सकती है क्या? तो देखिए, सबसे पहले न्यायपालिका में जब तक कोई एफआईआर, कोई शिकायत जाएगी नहीं तो मुकदमा न्यायपालिका अपने से कभी नहीं दायर करती है, न करती है। सारा मामला जब एफआईआर होकर के पुलिस के माध्यम से न्यायपालिका के पास जाती है तो 173(2) जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता थी अब हो गई है बदल करके न्याय संहिता। तो इसमें 173(2) के तहत केवल वो संज्ञान लेती है और एक्सेप्टेबल जो एफआईआर होती हैं उनको स्वीकार करके दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद मतलब डिसीजन करती नहीं, है। मेरा मेरा ये एक प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न हाँ, था, यदि विधायिका कोई कानून बनाती है तो क्या न्यायपालिका उस कानून को मानने से मना कर सकती है कि हम ओवरलोड हो गए हैं और आप हेलमेट के लिए कानून बना रहे क्यों हैं? विधायिका कुछ भी नहीं कर सकती है और न्यायपालिका, क्योंकि जो विधायिका कानून बनाएगी उसी से उसकी रोटी रोजी चलेगी दोनों की। तो कानून तो बनाएगी तो पालन तो जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस। तो इसलिए विधायिका न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं। यहाँ तक आपको बता देते हैं कि यदि एक जस्टिस को कोई यदि डैश में मार दे तो जब तक वो एफआईआर नहीं करेगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी भी न्यायपालिका में एक चीज है कि जितनी विधायिका गड़बड़ है उतनी न्यायपालिका नहीं है। अच्छे से देखेंगे तो एक धारा है 482, उनको पावर है
कि 482 में, वो भी जब उच्च न्यायालय में आप आवेदन देंगे किसी एफआईआर के खिलाफ है कि पुलिस ने एफआईआर गलत कर दी है, तब उसे रद्द कर सकती है, इतना पावर उसे है उच्च न्यायालय में। बाकी कोई पावर नहीं, जो कानून के तहत उसको संज्ञान लेने पड़ेगा, डिसीजन करने पड़ेगा। तो इसका यह अर्थ है ये तो कि अगर कानूनों की मात्रा अधिक होती है तो न्यायपालिका दोषी नहीं, विधायिका दोषी है। हाँ, देखिए अब तो वहां संविधान के दायरे में नहीं है। एक बात बताइए रामजुदे जी, जी 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 कि कोई कानून विधायिका बनाती जी है, जी जी न्यायपालिका उस कानून विधान सम्मत है कि नहीं, और न्यायपालिका उसको संविधान ये के विरुद्ध बताकर रद्द जी जी कर सकती है। सुप्रीम बताकर, हाँ। अब अब जी जी अब फिर एक बात और बताइए कि किसी कानून को न्यायपालिका ने संविधान के जी विरुद्ध जी बता दिया, फिर से सब अगर विधायिका ने संविधान संशोधन कर दिया, विधायिका ने नया फिर, कानून बना दिया फिर से, तो हाँ, बस नया यही हो कानून रहा बना दिया, वर्तमान में, एक नया कानून बनाता है। हाँ, तो फिर से विधायिका उसको रद्द कर देती है। हाँ, एक बीटो का उपयोग कर लेती है और, बस। हाँ, और एक बात और जी बताएं जी जी आपको, वो बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि न्यायपालिका जी जी संविधान की भी व्याख्या करती है। तभी तो रद्द करेगी। हाँ, तभी तो वो तो हाँ, संविधान जो है ये वो, दोनों जो अपने को पैरेलल मान रहे हैं इस समय, हाँ, यही बस दिक्कत आ रही ये है। बड़ी दिक्कत हो रही है। दोनों का मतलब दायित्व अलग अलग नहीं निर्धारण है, दोनों बस समाज के शोषण के लिए रोज कानून और संविधान बनाते हाँ, रहते हैं और मतलब खारिज करते रहते हैं, बस अब यही यही चल रहा है। यही यही ब्रजेश जी का भी प्रश्न है। हाँ हाँ जी, तो अच्छा, बस एक बात और बताइएगा ब्रह्मर्षि जी, कि क्या ग्राम न्यायालय का कोई कानून है बना हुआ? ग्राम ग्राम न्यायालय का पहले बना था बाबूजी, अभी भी ग्राम न्यायालय के अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। और हाँ, जो ये ये मैं भी बता रहा हाँ, हूँ। ये तो पहले का बना हुआ ग्राम न्यायालय का, और ग्राम में अभी जो जिसको लोक अदालत के माध्यम से नहीं कहते हैं, तो पहले भी कि ग्रामों में बैठ करके न्यायालय, ग्राम न्यायालय बैठ के निर्णय करे। नहीं, हाँ ग्राम न्यायालय कानून अलग है, लोक अदालत अलग है। हाँ, लोक अदालत तो अलग है, ग्राम न्यायालय अलग है। ग्राम में बैठ करके न्यायालय, जो ये लोग न्यायाधीश हाँ, हैं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्राम में बैठते न्यायालय का हैं। जो कानून बना है ग्राम न्यायालय का, जी 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 इसमें ग्राम की सीमा में, ग्राम या हाँ ग्राम पंचायत की सीमा में हाँ, बैठ के जी एक कोर्ट होगा, और हाँ जी उसका जी एक एक जज होगा, हाँ और वो उस जज की योग्यता होगी, शायद लॉ वगैरह कुछ है उसमें। हाँ, मतलब वकालत लॉ की डिग्री, मतलब जिसे पहले बैरिस्टर कहते थे, अब हाँ, एलएलबी, हाँ, मतलब जी उसकी लॉ की डिग्री होगी, जी और जी उसको साधारण वेतन मिलेगा। हाँ, अभी ये मध्य प्रदेश में और जगह कुछ लागू करने का प्लान चल रहा है कि हर ग्राम न्यायालय में जो अधिवक्ता हैं ये लोग हाँ, 10 हाँ, 10 साल से मतलब सीनियर जो हैं उनको ग्राम न्यायालय में नियुक्ति दी जाए। हाँ, अभी कुछ चल रहा है, लेकिन ये कानून पहले से बना हुआ है, और वो हाँ, ये बना कानून, पहले से है, अब हाँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग थोड़ा सा, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल जैसे आप ठीक जैसे बताया है। जैसा आप कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 73वां संशोधन हुआ, ये ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट हुआ तो चद्दर उड़ा दिए, इसी तरह ग्राम न्यायालय को भी ये लोग चद्दर उड़ा दिए थे। हाँ, ठीक बात है। हाँ, कुछ सुनील देव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं ना? जी प्रणाम बाबा। सभी के लिए नमस्कार। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, धारा 144 पुलिस के अंतर्गत आती है, शांति भंग करना। वो किसी को भी इस धारा 144 के अंतर्गत बंद कर सकती है, सिर्फ ये कह के कि आपने शांति भंग की। कहीं चार लोग खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं तेज आवाज में, पुलिस आएगी बंद कर देगी।
दूसरी बात यह है कि जहां न्यायालय की बात हो रही है, मैंने न्यायालय शब्द लिखा हुआ जरूर देखा है, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि हमें न्याय मिला। हमने हमेशा यही सुना कि फैसला हुआ, और फैसला जो है किया जाता है वास्तव में। दूसरी बात एक और आती है, जहां कानूनों की व्यवस्था है, मैं समझ रहा हूं कानून व्यवस्था को भी यदि हम थोड़ा सा अवलोकन करें बहुत अच्छे स्तर से, तो इसमें एक बात दिखाई देगी, जहां व्यक्ति कर्तव्य विमुख हो जाता है, चाहे वो समाज की स्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति की स्थिति हो, नागरिक की स्थिति हो, तो वहां पर जो राज व्यवस्था होती है वो यही चाहती है कि किसी तरह से जब अधिकारों की लड़ाई होने लगती है, भले ही वो राज्य शुरू करते हैं, राज्य उसको प्रोत्साहित करता है, जहां अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ाई होने लगती है, तो वहां एक सामाजिक व्यवस्था की संरचना के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो भी समझ में राज्य के या जो जनप्रतिनिधि चुने हुए वो बात को रखते हैं और जाकर के उस कानून को बना देते हैं, और जो भी वो चाहे उसका इफेक्ट गलत आए या सही आए, क्योंकि कोई एक स्वच्छ या कोई ऐसी समिति तो है नहीं, जो एक शब्द में प्रयोग करना चाह रहा हूं, कि उसका एक निष्पक्ष होकर के अवलोकन करे, उसका एक निष्पक्ष होकर के कोई समाधान करे। जब व्यक्ति के अंदर से कर्तव्य विमुखता ही निकल गई, वो अपने कृषि कर्तव्य का दायित्व ही नहीं समझ रहा आज की स्थिति परिस्थिति में, चाहे वो मैं क्यों ना सही, और सामाजिक लोगों के द्वारा ही मैं सुनता हूं, बड़े बड़े अच्छे लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि वही व्यक्ति आज ईमानदार है जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता, और जहां भी थोड़ा सा मौका मिला और उसने अपना कहीं ना कहीं अपनी स्थिति परिस्थिति साफ कर ली। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जहां कोई विचार ना हो, सामाजिक स्थिति में परिस्थिति में जहां कोई सैद्धांतिक रूप ना हो, जहां पर किसी भी तरह से बुद्धि और विवेक का समन्वय ना हो, वहां पर किस तरह की हम चर्चा का जो राजनीतिक है या जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं कई दिन से चर्चा सुन रहा हूं, बहुत अच्छी संवैधानिक चर्चा हो रही है। आज भी हमारा जो जनप्रतिनिधि है 95%, 95% मैं कहूंगा, वो इस व्यवस्था से, संवैधानिक व्यवस्था से, कानून से दूर है, उसकी कुछ समझ में नहीं आने वाला, और लगभग 100 वर्ष इसको अभी लगेंगे समाज को बहुत कानून व्यवस्था के, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति सामाजिक व्यवस्था में बना दी गई है कि वो इन बातों के ऊपर सोच ही नहीं पाता। हाँ, व्यक्ति का रुझान राजनीति की तरफ तो जरूर है, राजनेता आया, उसके पीछे भीड़ लग गई, उसने सपने दिखाए या कोई व्यवस्था, लेकिन कभी भी उससे किसी भी तरह की मांग नहीं की जाती है। हजारों लाखों की भीड़ होने का मतलब नेता के यहाँ यही है कि अभी हम जागरूक नहीं है। जहां फॉरेन कंट्री को, विदेशों को देखें, ऑस्ट्रेलिया आदि बहुत सारे ऐसे हैं, वहां 400-500 लोग भी नहीं होते, हमारे यहाँ की तरह कोई सभाएं नहीं होती नेता की, नुक्कड़ सभाओं में जाकर के वो कर देते हैं। तो ये बड़ा सामाजिक संदेश मिल रहा है कि लाखों की भीड़ जो इकट्ठी हो जाती है नेताओं के, और वो जानते हैं कि ये इनका क्या स्थिति परिस्थिति है, वो ये अवलोकन करता है इसका कि हम जागरूक नहीं है। तो सामाजिक व्यवस्था में 2-3 बातें ही हम लोगों को रखना चाहिए विशेष, कि चूंकि संवैधानिक जानकारी का आधार जो है बहुत बारीकी से या तो एडवोकेट वकील लोग हैं या जो विचारक लोग हैं उनके बीच में है। जन सामान्य आज भी जो शिक्षित भी होगा, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, एमकॉम कर लिया, फिर भी उसको ये बहुत सारी जानकारियां नहीं होंगी इस तरह की। तो यही है कि सामाजिक व्यवस्था में 10 सेकंड की बात है, सामाजिक व्यवस्था में 2-3 चीजों की आवश्यकता है। व्यक्ति का जो एक दूसरे से हक मांगने की प्रक्रिया है सही अवस्था में, यदि वो आ जाए कि साहब बड़े सैद्धांतिक रूप से मेरा ये अधिकार है और मुझे ये चाहिए, यदि इतनी भी जागरूकता आ जाती है, मैं कर्तव्य के लिए तैयार हूं, यदि मुझे ये मेरा ये अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यदि इतना भी वो जान जाता है, सीख जाता है, तो भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और बहुत अच्छा शायद सामाजिक जागृति की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। वैसे हमको ये लगा, सुनील देव जी का ये कहना था कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये तो इस बात में तो समझना पड़ेगा कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि समाज में सब लोग ठीक हो जाए तो फिर संविधान का
कानून, न्यायालय, संसद, किसी की जरूरत ही क्या है? इस प्रश्न पर सोचना पड़ेगा हम लोगों को। अगर कोई कानून है, न्यायालय है, पुलिस है, संविधान है, इसका उन लोगों के लिए है जो लोग सही कार्य नहीं करते हैं। तो दो तरफ से कार्य होना चाहिए, दोनों तरफ से। एक, समाज लोगों का हृदय परिवर्तन करे, समाज लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करे कि आप ठीक रास्ते पर चलिए। ये काम है समाज का। समाज का मतलब हमारा, सुनील देव जी का, या इस प्रकार के लोगों का कि जो समाज के अगुआ हैं। उनका कार्य है लोगों के अंदर सामाजिक चेतना जागृत करना। लेकिन सरकार का काम है कि जो समाज के जागृति के बाद भी जो लोग नहीं सुधरते हैं उनको दंडित करना। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बड़े बड़े महात्मा लोग जेलों में जाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं, बाहर में तो उनको कोई पूछता ही नहीं है। खुले समाज में उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जेल में जा रहे हैं समझाने। तो ये बात गंभीर है। हाँ, नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं ना? जी भाई साहब, जी भाई साहब, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संविधान की व्याख्या और समीक्षा संविधान बनाने वाले लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं अथवा न्यायपालिका, जिसने संविधान के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई? इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। नहीं, ये बात तो क्लियर है। जब संविधान बना तो संविधान बनाते समय अधिकांश उसमें जो थे वो कानूनविद थे। समाज शास्त्रियों की भूमिका बहुत नगण्य रही संविधान बनाने में। तो अब वर्तमान समय में भी संविधान की व्याख्या एक संविधान सभा के द्वारा होनी चाहिए। वो फिर वो संविधान सभा, न्यायालय ने अपने को घोषित कर दिया। न्यायालय ये कहता है कि हम ही संविधान सभा है। ये मेरे हिसाब से गड़बड़ी हुई है। संविधान सभा अलग होनी चाहिए थी। ये हम लोगों की यही मांग रही है हमेशा। जी जी। और बताइए। 10 सेकंड की बात है बाबा, बस। हाँ, बताइए। आज समाज में जहां तक देखा जाए, मैं आपको नहीं कहूंगा, आप जैसे कोई बिरले अलग हों, अधिकार, पद और धन की वो लड़ाई हो रही है इस समय समाज में, समाज के व्यक्ति में, हम अपने लोगों में। अधिकार, पद और धन, आज की व्यवस्था में कोई व्यवस्था, व्यक्ति संवेदन शून्य हो गया है। संवेदनाएं मर चुकी हैं बिल्कुल एक तरह से। कोई बिरले समाज में एक दो व्यक्ति मिले संवेदना या उस तरह की बात करने वाले, क्योंकि समाज से बहुत जुड़ा रहा हूं, सामाजिक कार्य रहा मेरा पिछले जो 20 आप सालों ठीक से, कह रहे हैं, ये अनुभव जो किया। आप कह रहे हैं उससे तो जी। सब लोग सहमत हैं। प्रश्न ये उठता है, आप ये बता रहे हैं कि क्या है। अब प्रश्न ये है कि आगे भविष्य में क्या करना चाहिए हम लोगों को। ये बात आप सही राज्य कह रहे हैं कि समाज में अधिकांश 99% लोग कुछ न कुछ स्वार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। बात सही है। अब प्रश्न ये उठता है कि गलती कहाँ हो रही है और इसका सुधार कैसे होगा। इस पर चर्चा करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
वो तो एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है कि लगातार, भाई जब सन 47 में भारत स्वतंत्र हुआ था तो समाज में झूठ बोलने वालों की संख्या 10-5% थी केवल। समाज में झूठ बोलने वाले, न्यायालय में झूठ बोलने वालों की संख्या 40-50% थी। अब वर्तमान में न्यायालय में झूठ बोलने वाले तो 100% हो गए, समाज में भी झूठ बोलने वाले 60-70% हो गए। ये आपको मैं बता दूं, प्रतिशत करीब करीब। न्यायालय में तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से मैं आपको बताऊं कि मैंने ये तय किया बचपन में कि न्यायालय में झूठ बोलूंगा, पुलिस में झूठ बोलूंगा, शत्रु के सामने झूठ बोल सकता हूं, लेकिन समाज में झूठ नहीं बोलूंगा। ये मैंने जीवन में, अपने पूरे जीवन में निभाया है इस बात को कि समाज में झूठ नहीं बोलूं। तो भाई मैंने निभाया। जैसे न्याय की बात आप कह रहे हैं, मैंने ये घोषणा कर दी कि अगर मैं किसी मामले में पंच बनूंगा तो उसमें जरा भी पक्षपात नहीं करूंगा। अगर पक्षपात करना होगा तो मैं पंच बनूंगा ही नहीं, अस्वीकार कर दूंगा। मान लीजिए मेरे परिवार की बात आ गई तो कोई खास ऐसे आदमी है जिसके बारे में मैं बोल ही नहीं सकता हूं, तो पक्षपात नहीं करूंगा तो पंचायत ही नहीं करूंगा। और पंचायत अगर करूंगा तो उसमें पूरी तरह निष्पक्ष रहूंगा 100%। इस तरह बहुत बिरले लोग ही आपको मिलेंगे। जैसा सुनील देव जी ने बताया कि धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड लगातार गिरता जा रहा है, यह बात सही है। इसका दोषी कौन है, मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति हो, एक सिद्धांत आपको मैं बता दे रहा हूं, जिसके पास जितनी अधिक शक्ति हो उसको उतना ही कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जब न्यायपालिका के पास बहुत शक्ति है तो न्यायिक हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए। न्यायपालिका, ब्रजेश जी ने बताया अभी जनहित याचिका सुनना शुरू कर दिए। भाई मेरे, जनहित को डिफाइन तो विधायिका करती है, न्यायपालिका कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सारा काम न्यायपालिका ने अपने ऊपर ले लिया, हो कुछ नहीं रहा उससे। चलिए आगे बताइए। एक पाती जी वो सिद्धांत नोट कर लीजिएगा, जिसके पास, जिस इकाई के पास जितनी ज्यादा शक्ति हो उसको उतना ही कम हस्तक्षेप करना चाहिए। एकदम दखल ही नहीं देना चाहिए उसको कभी। हाँ बताइए सुनील जी, कुछ कारण है क्या? ठीक है, आपने बाबा बहुत सही कहा है। एक आप जैसे ही कोई विचारक थे, महापुरुष, उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन मैं सहमत तो नहीं हुआ पूर्ण रूप से। उन्होंने कहा, आचार्य जी इस समय अर्थयुग चल रहा है और आप जितनी भी सैद्धांतिक या सही बात रखेंगे वो व्यक्ति लोभ प्रवृत्ति के कारण उसको नकार देगा। तो मैं सहमत तो नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, अर्थयुग कह सकते हो आप, लेकिन जैसे अभी आपने एक बात रखी कि भी समाधान क्या है, तो मैंने भी उनसे पूछा कि समाधान क्या है, तो उन्होंने समाधान वो प्रकृति के ऊपर डाल दिया
कि प्रकृति व्यवस्था जब चाहेगी तो इसको सही करेगा, मैं इससे सहमत नहीं हुआ। मैंने कहा जब सामाजिक व्यवस्था मनुष्य के द्वारा बनाई गई है तो सामाजिक व्यवस्था को मनुष्य ही चलिए सही मैं आपको करेगा। समाधान बता देता हूं। समाधान इसका सिर्फ यही है कि परिवार को पारिवारिक, गांव को गांव संबंधी, प्रदेश को प्रदेश संबंधी, जी केंद्र सभा को राष्ट्रीय स्तर के मामले जी जी, निपटाने की छूट दे दीजिए। बहुत सही। सरकार सरकार परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र किसी मामले में हस्तक्षेप न करे, जी सिर्फ सुरक्षा और न्याय। जी जैसा आप जुदे जी ने बताया 482, वो न्यायालय के पास या सरकार के पास होना चाहिए कि सुरक्षा और न्याय की गारंटी सरकार दे दे, बाकी सारा काम सभाओं में बांट दे। जी परिवार के मामले में सरकार को दखल क्यों देना चाहिए, न्यायालय को क्यों दखल देना चाहिए? परिवार के पारिवारिक मामलों में जी जी हमारे परिवार में पर्दा प्रथा रहे कि न रहे, परिवार को तय करने दीजिए। जी न्यायालय का है कि उसमें दखल दे। जी जी। इसमें बाबा एक बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ जैसे अभी आपने जो लाइन बोली थी, ऐसे कुछ 20 वाक्य या 10 वाक्य आपके द्वारा लिखित में हो जाएं, जहां हम गांव में देखते हैं कोई श्लोक लिखा हुआ या कोई मंत्र लिखा हुआ या किसी संस्था के द्वारा कोई अपनी बात, जैसे ये गुरुदेव वाले होते हैं शाकाहारी बनो, इस तरह से इसी तरह के जो संवैधानिक और सामाजिक व्यवस्था के संरचना के कुछ सूत्र हैं, क्या उनको हम दीवार लेखन के स्तर से गांव में बढ़ा सकते हैं, या जब व्यक्ति कुछ लिखा होगा तो पढ़ेगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ भाई मेरे, ये आप हमको क्यों बता रहे हैं? आप तो खुद ही 8 तारीख के बाद दिल्ली बैठ रहे हैं। आप ये है ना हर बाबा, जो सूत्र हैं आपके पास वो आप हमारे पास नहीं है। सुनिए तो, मेरा ये कहना ये है कि आप वहां बैठ करके जो भी करिए, आपको आपको तो हम लोग रोकेंगे नहीं। जी आप लोग बैठ करके निर्णय कीजिए, करिए 8 तारीख के बाद, जी जी। लेकिन माइनस बजरंग मुनि करिए। ये जो सूत्र आपने और अभी लोग दिया था, इसी तरह के सूत्र हम लोगों के दिमाग में तो नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं अच्छा है। ठीक है, वो आप बताइए। और लोग बताइए इस विषय पर कोई बात, कोई प्रश्न करिए, कोई बात बताइए। मेरा ये सुझाव है कि न्यायालय को अभी वर्तमान में न्यायालय को एक काम सीधा करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं न्यायालय के बारे में। न्यायालय को ये करना चाहिए कि हमारी शक्ति जितनी है हम उतने मुकदमे अभी देखेंगे, बाकी सब पेंडिंग रहेंगे। क्या दिक्कत है आपको? भाई ये जो माने जो क्रिमिनल केस हैं, मर्डर हैं, बलात्कार हैं, मिलावट के हैं, ये क्रिमिनल केसेज हैं, इनको हम प्रायोरिटी पर देखेंगे। बाकी केस सरकार और जज बनाएगी या जो सरकार देखे और कोई बनावे, हम तो इतना ही देखेंगे बस। अभी जितनी उनके पास ताकत है उससे ज्यादा ओवरलोड न होना है। इसमें बताइए क्या दिक्कत आएगी? बाबूजी, प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि कानूनों की बढ़ती हुई मात्रा के लिए दोषी कौन है, विधायिका या न्यायपालिका? विधायिका। और न्यायपालिका को ये अधिकार नहीं है कि वो अनावश्यक कानूनों के लिए मना कर दे? नहीं, न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है, मान लीजिए, मैं मान लिया, तो न्यायपालिका उनकी तारीखें बढ़ा सकती है। न्यायपालिका कह दे कि भाई
हमारे पास इतनी ताकत है, बस आप और जज भर्ती कीजिए, आप देखिए। अभी थोड़ा संशोधन इसमें किया बाबूजी न्यायपालिका ने हाँ कि जो नए कानून है वो 5 साल से पुराने कानूनों को प्रायोरिटी में सुन रही है, जो नए आ रहे हैं उनको अभी पेंडिंग कर रही है सीधे। तो ये सब उसको करना चाहिए इसी तरह, धीरे धीरे। हाँ, अभी इस तरह का किया है उन्होंने। और ये दो ग्राम न्यायालय को अभी ये जो हमारी विधायिका लागू नहीं हो रही, कम से कम मतलब 400 ग्राम न्यायालय बनी है। ये 2008 में लागू हुआ था दीदी। हाँ, हाँ और अक्टूबर 9 से मतलब ये उसमें आ गया था प्रक्रिया में दीदी। फिर ये बंद कर दिए इसको भी, नहीं तो ग्राम न्यायालय बन जाए तो बहुत से मामले ग्राम में सुलझ जाए अभी। ठीक बात है। एक और बदलाव हो सकता है। इसमें 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 एक संशोधन करना चाहूंगा। ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1989 में हुआ था, और सबसे पहले मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय बनी थी। ये 2008 में संशोधित अधिनियम है ग्राम न्यायालय का। हाँ होगा, हमको ये ज्यादा नहीं है दूसरा ये जानकारी। दूसरा ये है कि आदर्श स्थिति में विधायिका जो है, जो कानून बनाएगी न्यायपालिका, उसको नहीं कर सकती है। बेशक उसे संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वाधिक शक्तियां दी हुई हैं, वो किसी को उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके तहत अपना निर्णय दे सकती है। लेकिन वस्तुस्थिति इस समय जो गड़बड़ चल रही है हस्तक्षेप करने की और लड़ाई की, ये पूरी जिम्मेदारी विधायिका की है कि वो कानून ही इस तरह के बनाए कि अधिक कानून न बने, न्यूनतम कानूनों में काम चला है ना। वो हर रोज एक नया कानून बना करके और रद्दगड्ड करने का ही काम कर रही है विधायिका। असली दोषी तो विधायिका है। नहीं, मैं सहमत हूँ आपसे इस बात के लिए कि न्यायपालिका की तुलना में सन 51 से लेकर और करीब 85 तक विधायिका ही गलती करती रही है ज्यादा, ये हुआ है। कौन मुख्यमंत्री? चलिए एक बात अच्छा और बताइए, अगर पुलिस को यह पावर दे दिया जाए कि किसी भी मामले में पुलिस अपना कोर्ट लगा करके, अपना पुलिस कोर्ट लगा करके और किसी भी मामले को निपटा सकती है, दोनों पक्ष यदि सहमत हो तब, तो न्यायपालिका को कोई आपत्ति नहीं होगी। पुलिस या एक्साइज या जितने भी विभाग हैं, उसमें अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाए, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर करने वाला और मर्डर से प्रभावित व्यक्ति और वहां की ग्राम सभा, ये अगर तीनों सहमत हो जाते हैं उस निर्णय से, पुलिस के निर्णय से, तो कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुकदमे बहुत कम हो जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत आएगी ये बताइए। शक्ति बल तो आप मान के चलिए कि पावर पुलिस के पास है, वो दंड देना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। शांति व्यवस्था को बनाए जिम्मेदारी पुलिस की है, तो वो तो सीधे सीधे पीड़ित को ही दबा देगी कि पीड़ित चिल्लाए ना, जो अपराधी है वो किसी तरह से मामले को सख्त करे कि थोड़ा सा उधर, जैसे कहा जाता है देश पुलिस के बारे में या कहीं भी पुलिस के बारे में, अपराधी से 50,000 और पीड़ित से 5,000 लेकर समझौता करा देती है। हाँ ठीक है, इस तो चीज की बाढ़ आ जाएगी, पीड़ित को तो न्याय मिलेगा ही नहीं। किसी को अपराधी जिसको भी अपराध करना होगा 50,000 रुपए अगर रखेगा, अपराध करेगा। अगर अगर दोनों सहमत है तो इसमें न्यायालय को क्या दिक्कत आएगी? नहीं, सहमत तो पुलिस करा ही लेगी ना बाबा। क्या दिक्कत आएगी इससे?
अगर पीड़ित ये और बात पीड़ित होता जरूर जाएगा, है मान अपराधी लीजिए, और अपराध करता जाएगा। तो फिर माने इसका उपाय क्या होगा? अगर अगर दोनों सहमत हैं, पंचायत भी तो यही काम करेगी ना। पंचायत भी किसी मामले को निपटाएगी तो दोनों की सहमति पर ही निपटाएगी। बाबा, पंचायत के पास शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी नहीं होगी ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। वो तो न्याय की बात कर सकती है। जिसके हाँ, पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी, उसको तो हर हाल में सामने चाहिए। तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि पुलिस जो है वो इस प्रकार के मामलों को दबा देगी? दोनों बाबा, दोनों सहमत हो जाएं, और अगर आ, दोनों सहमत हो जाते हैं, मान लीजिए दोनों सहमत हो जाएं और ग्राम सभा भी सहमत हो जाए, तो जाने दीजिए, फिर क्या क्या आपको क्या, न्यायालय को क्या इतनी पड़ी है इसके लिए, अगर सब हाँ, लोग अगर सहमत हैं ग्राम, तो? जो ये ग्राम न्यायालय की बात हो रही है बाबा, अगर वो ग्राम ठीक है। ग्राम न्यायालय और पुलिस हाँ, वो तो दोनों के है। समक्ष कोई समझौता हो रहा है, हाँ, तो गंभीर धाराओं को छोड़ करके ग्राम शेष न्यायालय की जगह निर्णय मान मैंने, लिया जाए। और ग्राम न्यायालय की जगह मैंने कहा ग्राम सभा, या जी ग्राम सभा, या ग्राम सभा के द्वारा अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवस्था जो ग्राम सभा तय करे। लेकिन सारे मामले, अगर पुलिस, ग्राम सभा और दोनों पक्ष ये अगर सहमत हो जाते हैं तो बहुत मुकदमे खत्म हो जाएंगे। जी, निश्चित रूप से। भाई साहब, ऐसा आपने भी देखा होगा, खूब व्यवहारिक रूप से आपने जहाँ कहा कि मैं पंच बनना पसंद नहीं करता था, कह देता था मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। वास्तविकता यही है कि अपने यहाँ जो ग्राम सभाएं थी, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभाएं जो थी, वो गांव के बहुत सारे मामलों को, जो छोटे मोटे मामले होते थे, उनका दोनों पक्षों को बुला करके और निस्तारण कर देते। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो एक शब्द प्रचलित किया, ये तो इस आधुनिक व्यवस्था ने किया है। वहां पर तब भी लॉ एंड ऑर्डर रहता था। लॉ एंड ऑर्डर की यदि बात आती है, ग्राम सभा जब निर्णय करती थी, ग्राम सभा से ज्यादा किसे मालूम होगा कि कौन सा व्यक्ति मक्कार है और कौन सा ठीक है? ये जज को तो नहीं मालूम होगा, कोर्ट में बैठे हुए को। वकील साहब ने जिसको कह दिया वही ठीक है, या वकील साहब ने जो प्रेजेंटेशन दे दिया उसके हिसाब से हो गया। न्यायालय में क्या आवश्यक है कि वो जो जिसके पक्ष में सच में निर्णय होना चाहिए था उसी के पक्ष में निर्णय होगा। ग्राम सभा से ज्यादा ग्राम सभा के जो सत्यनिष्ठ जो सरपंच बना करते थे, 4-5 गांवों को मिलाकर के जो नियुक्त होते थे, वो व्यक्ति बेहतर जानते थे कि हमारे यहाँ कौन दुष्ट है कौन दुष्ट नहीं है, और वो फैसले होते थे। बागपत के पास एक गांव है, अभी जब मैं पिछले दिनों गया तो वहां के लोगों से जब बात हो रही थी, बता रहे थे साहब हमारे यहाँ मुकदमे जाते ही नहीं है थाने आने। हमने की साहब आपका गांव बहुत बढ़िया है, इसका मतलब सारे शांत प्रिय के जी शांत प्रिय कुछ नहीं है, मर्डर तक हो जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन सब यही निपटता है मामला, जाता ही नहीं है। ठीक है। तो ग्राम ऐसा सभा की ही बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भाई साहब, ऐसा ही गांव उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे हैं। हाँ इन है भाई गांवों साहब, में है। आप देखेंगे भाई साहब, तो एक दबंग होता है जो अपनी जात या अपने लोगों के लिए अन्य लोगों को दबा देता है। उसके गुर्गे जाकर चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे, मारपीट करेंगे। और जब गांव में मामला जाता है तो दबंग के विपरीत बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती और मामला वहीं खत्म कर दिया जाता है। नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से प्रावधान किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नवीन जी जो कह रहे हैं, उसके लिए तो हम लोगों ने अलग से प्रावधान किया है, गुप्त मुकदमा प्रणाली। अगर ऐसा कहीं होता है किसी भी जिले में, तो उसमें आपातकाल उस जिले में घोषित करके गुप्त मुकदमा प्रणाली लागू कर सकते हैं, विशेष प्रावधान के रूप में।
तो कोई कोई जब जबरन तक रहेगा ही नहीं गांव में। बाबा, जब तक सुरक्षा और न्याय ये तंत्र की प्राथमिकता नहीं होगी, यह सारी कवायद आ करके उसी जगह पे टिक जाती। तो वो तो हम सुरक्षा लोग और यहाँ ही न्याय है। की व्यवस्था जब तक की मतलब प्राथमिकता में नहीं आएगा, आप चाहे जितने न्यायालय बना दीजिए, चाहे जितनी व्यवस्था खड़ी कर दीजिए, डरमरा ही जाए। चलिए, और लोगों का कोई किसी का प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करेंगे। कोई भी प्रश्न किसी का हो, अगर विषय से हटकर भी कोई सवाल हो तो बताइएगा। एक प्रश्न बाबा मैं करना चाह रहा हाँ, था। बताइए। बाबा, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी एक मामला था खनन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठी थी। संविधान पीठ उससे पहले, सॉरी, राजीव गांधी के टाइम पर, शायद 89 की बात है, 89 में यह निर्णय दिया, केंद्र सरकार में जो उस समय व्यक्ति था उसको लाभ पहुंचाना था सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए सुप्रीम की 7 बेंच की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि रॉयल्टी टैक्स, मतलब रॉयल्टी एक तरीके की टैक्स ही है। और अभी जो सत्ता बैठी हुई है उसके विरुद्ध में निर्णय फिर 9 सदस्यों की संविधान पीठ पर बैठी और कहा रॉयल्टी टैक्स नहीं। ये इस पर 3-4 बार पहले से निर्णय किया जा चुका है। ये बात तो मैं ऐसे पहले ही बहुत कह सारे दिया था। निर्णय हैं जिस ये काम से सीधे मुंह मोड़ रही है। ठीक है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? जो हम लोग कर रहे हैं बस, और हम लोग क्या कर सकते हैं? और कोई प्रश्न हाईकोर्ट है के किसी पास का कोई तो? इसका विकल्प नहीं। बाबूजी, चलिए, और इसमें इसमें प्रश्न एक बात किसी ये का है, कोई हो तो। ज्ञानेंद्र जी ने जो कहा उसमें बाबूजी संविधान के दुरुपयोग का भी प्रश्न खड़ा होता है कि जो पार्टी है वो अपने हिसाब से करती है, अपने को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान संशोधन भी कर देती है। तो सीधा ठीक है, सा है कि संविधान तंत्र से मुक्त होना चाहिए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और वो तो हम लोग का स्टैंड वही है ही, शुरू से है कि संविधान मुक्त होना चाहिए न्यायालय से और पार्लियामेंट से भी। वो तो हम लोग का क्लियर स्टैंड है। जो लोग कुछ नहीं पूछ पाए हैं वो लोग अगर कुछ कहें या पूछे तो बताइए। कुछ लोग नए लोग भी जुड़े हैं, अनीता सिंह, कुछ संजीव जी को, चंदन गुप्ता। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो बताइए। आप लोग तो कोई पूछे नहीं है अभी तक। देखिए आप ताती जी, जी बाबा, ठीक है। आज आपको एक घटना मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हम्म, कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में एक जो आतंकवादी था बहुत बड़ा, वो इजराइल ने उसको मार दिया है। ये आप लोग सुने होंगे। जी। और कुछ हानिया थे, आज, हानिया नाम का, क्या नाम था उनका पूरा? इस्माइल हानिया। जी। हाँ, तो वो हमास का नेता था और अपने देश से बाहर रह रहा था, कुवैत में 5-7 बरस से वहीं रह करके पूरा चला रहा। वह आदमी, अब आप सोचिए आश्चर्यजनक बात, कि ईरान में चुनाव हुआ, चुनाव में जो राष्ट्रपति चुने गए ईरान में, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था ईरान में। और वो आदमी उस शपथ ग्रहण समारोह में गया, रात को वहां पहुंचा, रात को राष्ट्रपति भवन के बगल में उसको रखा ईरान सरकार ने।
राष्ट्रपति भवन के बगल में रखा उस आदमी को मेहमान, और उसी जगह पर जाकर के इजराइल ने मार दिया। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ज्यादा लोग नहीं मरे, सिर्फ वही मरा, एक तो उसका बॉडीगार्ड और एक वो, बस। ये कितने आश्चर्य की बात है कि ईरान के अंदर जाकर, ईरान की राजधानी में राष्ट्रपति भवन के पास जहां उसको टिकाया गया है वहीं जाकर के मार दिया गया। ये मतलब कमाल की बात है। ये आश्चर्यजनक बात समझिए आप। ये आज की घटना है ये। इसमें बाबूजी, बाबा ईरान की खुफिया एजेंसी जरूर सम्मिलित होगी। क्या होगी? बोल रहे हैं कि ईरान की खुफिया एजेंसी भी साथ में सम्मिलित होगी। होगी, हाँ। हमको भी यही लगता है कि कोई ना कोई उसमें या तो ईरान सरकार के कोई शामिल है, अथवा जो हानिया जो मारा है उसी का कोई खास व्यक्ति, निकट का कोई व्यक्ति शामिल होगा। जी। अन्यथा इतनी तात्कालिक और सटीक जानकारी मैंने बहुत, ये असंभव है बिल्कुल, क्योंकि पहले से तो वहां टिकना तय नहीं था कि उस भर घर में टिकाया जाएगा। वैसे भी ये- इजराइल एजेंसी बाबा दुनिया में बहुत तेज सरकार मानी जाती है भी। हाँ, ये सब। चलिए अब ताती जी आप पूछिए। ठीक है, सभी छात्रों का में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका। अभी हम लोग नए विषय, तब तक के लिए आप सब जी।